नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीबी लाइव। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए। मध्य प्रदेश को उनका नया मुख्यमंत्री भी मिल गया मनोज यादव के घर। लेकिन लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत पल-पल बदल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होती जा रही है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर कांग्रेस की मैं करूंगी। कांग्रेस ने जिस तरह का एक बड़ा बदलाव किया है अपने पूरे संगठन में मध्य प्रदेश के, वो लग रहा है कि इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि 77 साल के कमलनाथ से कमान लेकर या कह सकते हैं कि छीन कर 50 साल के जीतू पटवारी को दे दी गई है। और इसके साथ साथ दो और नए नाम इसमें ऐड हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि उमंग सिंघरे जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और हेमंत काटरे जो हैं वो उप नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये तीन युवा चेहरे मध्य प्रदेश को मिले हैं और कांग्रेस ने ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम, एक थोड़ा बहादुरी वाला कदम उठाते हुए ये बदलाव किया है। क्योंकि कांग्रेस में इस तरह के बदलाव अमूमन नहीं देखे जा सकते हैं। तो क्या ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जहां पर युवाओं को कमान दी जा रही है और जो बुजुर्ग नेता हैं उनसे कमान लेकर युवाओं को दी जा रही है? और क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हम आने वाले वक्त में ऐसे बदलाव देखेंगे? इस बदलाव के क्या मायने निकाले जाएं? जीतू पटवारी को ही क्यों बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं? जीतू पटवारी खुद अपना इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी का मध्य प्रदेश में। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है? और अभी जो एक युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश की नजर आ रही है 2024 में, वो कांग्रेस को किस तरह के फायदे पहुंचा सकती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अगर शिवराज सिंह चौहान की हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है और लगातार वो अपने ही अंदाज में दरअसल चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और शाह को। वो आपको देखने से ऐसा ना लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि वो तो अपनी बहनों से मिल रहे हैं, भाइयों से मिल रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन दरअसल उनकी अंडर मैसेजिंग ये है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरह से चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे भले ही मोहन यादव को सीएम बना दिया गया हो, लेकिन सीएम इन एक्शन अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ज्यादा नजर आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अब मैं आपको अपनी पॉपुलैरिटी दिखा रहा हूं। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कैसे मेरे साथ तमाम आवाम जो है मध्य प्रदेश की जुड़ी हुई है। इसके भी क्या मायने निकाले जाएं? क्या 2024 में इसके नुकसान बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं, जिस तरह की पोजीशनिंग फिलहाल शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं? इसी सब पर हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से सीधा जुड़ गए हैं राकेश पाठक जी, जाना माना चर्चित चेहरा। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। शुक्रिया। तो अब मध्य प्रदेश की सियासत बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। इलेक्शन के दौरान भी दिलचस्प थी, इलेक्शन के रिजल्ट में भी उसने चौंका दिया, फिर उसके बाद जब मुख्यमंत्री का नाम सामने आया तो उसने बेहद चौंका दिया। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर मैं कांग्रेस की करना चाहूंगी। ये जो बदलाव किया गया है 77 साल के कमलनाथ से कमान लेकर छीन कर, एक तरह से कह सकते हैं जीतू पटवारी को जो कि 50 साल के हैं उनको दी गई है। ये जो बदलाव किया गया है और एक तरह से यंग कांग्रेस जो मध्य प्रदेश की नजर आ रही है, इसके क्या मायने हैं और जीतू पटवारी ही क्यों? देखिए बुशरा साहिबा, जीतू पटवारी का चयन कई कारणों से किया गया है। सामाजिक सामाजिक समीकरण तो है ही उसमें। अदर बैकवर्ड क्लास से वे आते हैं, राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। आपको याद होगा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, किसान मारे गए थे। राहुल गांधी उस वक्त प्रदर्शन करने आए थे और जब वे घटना स्थल पर जाना चाहते थे, पुलिस की रोक टोक से बचने के लिए वे जीतू पटवारी की मोटरसाइकिल पर ही, बाइक पर बैठकर ही पहुंचे थे, चकमा देते हुए पुलिस को। भारत जोड़ो यात्रा में भी जीतू पटवारी के साथ उनका जो तालमेल था वो लोगों ने देखा, किस तरह वे हाथ पकड़कर साथ चले हैं। तो राहुल गांधी के बारे में मैं लगातार, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब से कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। अब ये कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की भी कांग्रेस नहीं है,
ये कांग्रेस राहुल गांधी है, जिसको वे मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को सामने रखकर गढ़ रहे हैं, उसे बना रहे हैं, संवार रहे हैं। इसलिए जो आपने शुरू में कहा कि ये देर से लिया गया फैसला है, मैं भी कल से कह रहा हूं, ये देर आयद दुरुस्त आयद है। पीढ़ियों का अंतरण कांग्रेस में जरा मुश्किल से होता है, पीढ़ी परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी में यही काम बड़ी आसानी से होता रहा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने दशकों के दौर में देखा है कि सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद उमा भारती का पदार्पण होता है और उसके बाद धीरे से परिवर्तन हो जाता है और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, विष्णुदत्त शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, एक पूरी की पूरी तीसरी पीढ़ी सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करते हुए दिखाई देती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा जैसी नहीं होती बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस की प्रसव पीड़ा बड़ी लंबी चलती है। बहुत दिनों बाद ये परिवर्तन होता है और तब उनका लल्ला सामने आता है कि अब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दो नाम और इसमें साथ में जोड़ना होंगे। दूसरा नाम है जो कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए, उमंग सिंघार। उमंग सिंघार भी युवा नेता हैं, बहुत सक्रिय नेता हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में जमुना देवी, श्रीमती जमुना देवी उप मुख्यमंत्री थी, उनके सगे भतीजे हैं उमंग सिंघार, तो उनके साथ भी एक लंबा सिलसिला राजनीतिक तजुर्बे का है। तीसरा नाम जो उपनेता, सदन में विधायक दल का उपनेता चुना गया है, वो हेमंत कटारे। हेमंत कटारे के साथ भी परंपरागत कांग्रेसी परिवार का इतिहास जुड़ा है। उनके पिता सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, दिवंगत हैं। उनकी मृत्यु के बाद ही हेमंत दूसरी बार विधायक बने हैं। 2018 का चुनाव हेमंत हार गए थे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस का मध्य प्रदेश में ये बहुप्रतीक्षित बदलाव था, जो कि देरी से किया गया है और देरी का खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया, चुनाव में भी भुगत लिया और सरकार बनने के बाद भी जिस तरह सरकार नहीं चल पाई, सरकार गिरी, भले उसके कितने भी कारण तलाशे जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी उस व्यक्ति के सर पर तो आएगी जो सरकार का मुखिया था और अपनी सरकार नहीं बचा पाया और अब इस चुनाव में जीत भी दर्ज नहीं करा पाए। ये परिवर्तन मुझे लगता है आने वाले समय में, ये पीढ़ी जो है कांग्रेस की, इसने ठीक से संगठन को मोबिलाइज किया, गतिशील किया, तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम पार्टी को मिल सकते हैं। जी बुशरा जी, लेकिन सवाल ये भी पूछ सकते हैं कांग्रेस से राकेश जी, कि एक हारे हुए नेता को, वो भी कम वोटों से नहीं बल्कि आई थिंक 30 या 35 हजार वोटों से वो हारे हैं, क्यों उनको पूरे प्रदेश की, वो भी इतना बड़ा प्रदेश और बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हैं वहां पर, और लगातार बीजेपी जहां पर सत्ता पर काबिज है उसको कमान दी गई? तो क्या वाकई में ये जो एक तरह का भरोसा जीतू पटवारी पर दिखाया गया है, क्या आपको लगता है 2024 से पहले के जो तैयारियां हैं या 2024 का जो रिजल्ट होगा वो एक अहम भूमिका इसमें निभा सकते हैं? क्या वाकई में उनका इतना जनाधार है, या पार्टी में या कार्यकर्ताओं में उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है? क्योंकि मैंने वो तस्वीरें देखी थी जब पटाखे और उसके साथ बाकायदा तौर पर इसका जश्न जो है मनाया गया था, जब उनके नाम की घोषणा हुई थी। क्या आपको लग रहा है युवाओं में उनका क्रेज है? क्या इस वजह से ये किया गया है, और क्या उस तरह से वो फायदा पहुंचा सकते हैं पार्टी को 2024 में? देखिए 2024 में कितना फायदा होगा ये उस वक्त पता चलेगा, लेकिन उनके चयन के पीछे जो कारण हो सकते हैं दो तीन, एक तो भी युवा है। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि 50 से नीचे के अब अध्यक्ष होंगे। टिकट वितरण में भी उन्होंने 50 वर्ष से कम आयु वालों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। विधानसभा चुनाव हार जरूर गए जीतू पटवारी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वे जीते थे और उसके बाद से मंत्री रहे 15 महीने मध्य प्रदेश सरकार में, तो वे एक सक्रिय युवा नेता तो हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम युवा जो वोटर हैं बहुत बड़ी संख्या में, और इस बार भी जो बीजेपी को बड़ी सफलता मिली उसमें युवा मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूं इस वक्त उनके विधानसभा चुनाव को हारने को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता जितना आने वाले कल की चुनौतियों को वो कैसे पार पाएंगे, संगठन कैसे खड़ा करेंगे, उनकी टीम कैसी होगी, कब तक वे टीम बना पाते हैं। कांग्रेस में तो ये रोना भी होता है ना कि वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम नहीं बना पाता। आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है एक तरह से। कमलनाथ के दौर में, कमलनाथ जी के समय में 5 साल तक कांग्रेस की जिला इकाई पूरी गठित नहीं हो पाई थी। जिला अध्यक्ष ने अपनी जिला इकाई नहीं बनाने में सफलता प्राप्त कर पाई, तो ऐसे संगठन कैसे चलेगा? तो जीतू पटवारी को अभी यह साबित करना होगा
कि उन्हें फ्री हैंड मिला है, और मैं समझता हूं उन्हें फ्री हैंड मिला होगा क्योंकि उनके ऊपर राहुल गांधी का हाथ है। अब असली चुनौती ये होगी कि उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज और बैठे हुए हैं अभी मध्य प्रदेश में, कोई विदा तो हो नहीं गए अभी। कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, राहुल सिंह, अजय भैया, एक कांतिलाल भूरिया, इतनी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की मध्य प्रदेश में। बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस में एक राज्य में इतने सारे दिग्गज इकट्ठे हों, और उनके बीच में 50 से कम आयु का प्रदेश अध्यक्ष कैसे संगठन को चलाता है, इन सब लोगों के साथ वो कैसे तालमेल रख पाता है, ये इस बात का आधार होगा कि 2024 में वो कोई सफलता है कि नहीं। कह रहा हूं कांग्रेस के पास इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा विकल्प थे नहीं, इन्हीं में से उसे किसी को अध्यक्ष बनाना था, इसलिए युवा चेहरे पर दांव लगाया गया है। जी उषा जी। जी। क्या आपको लग रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का या और जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, क्या उनका सहयोग उनको मिलेगा? क्योंकि वो दिग्गज नेता हैं, बिना उनके सहयोग के पार्टी को चला पाना ये भी एक तरह से दूर की बात लगती है। तमाम नेताओं का, बड़े नेताओं का, जिनका बड़ा जनाधार है, उनका सहयोग भी जीतू पटवारी को मिले, तभी उन्हें वो कामयाबी मिल सकती है जिस पर भरोसा दिखाकर पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अपने बेटों की के भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने बहुत कुछ, पार्टी का भी उन्होंने कुर्बान किया। क्या वो इस तरह से आसानी से चुप बैठ जाएंगे? क्या आपको लग रहा है उनके बेटों का भी अब भविष्य, अगर ये ना कहें अधर में लटका हुआ है, कम से कम मध्य प्रदेश की सियासत में जिन बड़े चेहरों के तौर पर उनके उनके पिताओं ने उनके लिए ख्वाहिश की होगी, शायद वो अब जल्द पूरी ना हो? देखिए, इसे अल्प विराम तो माना ही जा सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन अगर वे सहयोग नहीं करेंगे और पार्टी का उद्धार नहीं होगा तो उनके बेटों का उद्धार कैसे हो जाएगा? अगर वे सचमुच, जितने भी बड़े नेता हैं सबके नाम आपने ले दिए, अगर उन्हें अपने सुपुत्रों सुपुत्रियों भाई भतीजों का भला करवाना है भविष्य में, तो पार्टी का भला करना पड़ेगा। अगर वे जीतू पटवारी को सहयोग नहीं करेंगे, पार्टी उठकर नहीं खड़ी होगी, 2024 में अगर ठीक से सफलताएं नहीं मिलेंगी तो 23 के बाद 28 में फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तब उनके बेटे बेटियों का क्या होगा? तो मैं ऐसा मानता हूं इन सबकी मजबूरी है कि इन्हें सहयोग करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उनका भी नुकसान है। तीसरी और अंतिम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में अब जो तेवर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बड़ी बड़ी कार्रवाइयां शुरू होंगी। आप थोड़े दिन और रुक जाइए। ये परिवर्तन जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ है, आप यकीन मानिए इन बड़े नेताओं से पूछा भी नहीं गया। जहां तक मुझे लगता है उनसे, जिन बड़े दिग्गजों की आप बात कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ इत्तला दी गई होगी कि पार्टी ने यह निर्णय किया है कि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे को इन इन पदों पर तैनात किया जा रहा है। दैट्स ऑल। आपकी हाँ या ना नहीं चाहिए, अब आपकी मोहर नहीं लगवाना पार्टी को। और ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होने जा रहा है। जैसे डॉक्टर चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ में सीएलपी लीडर बनाया, वो बहुत सीनियर लीडर है, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रह चुके थे। जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसके भी गृह मंत्री रहे थे डॉक्टर चरणदास महंत, और लगातार पिछले 5 साल से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक गरिमापूर्ण भूमिका अपनी अदा की थी। पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है। भूपेश बघेल को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, कमलनाथ जी को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, दिग्विजय सिंह को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो अब एक तरह से जैसे बीजेपी में एक मार्गदर्शक मंडल है ना, तो अब ये सप्तऋषियों को अपने उस मार्गदर्शक मंडल में जाकर बैठना होगा और वहीं से मार्गदर्शन देना होगा, ऐसा अभी तक लग रहा है। और अगर नहीं देंगे, वे राह के रोड़े बनेंगे नई पीढ़ी के लिए, तो न केवल अपने लिए बल्कि अपनी भावी संतान, भावी पीढ़ी के लिए, उसके लिए भी तो राह में रोड़े खड़े करवा पाएंगे, कर सकेंगे। वे खड़े हो जाएंगे अगर वे ऐसा कुछ करते हैं, तो उनकी राह भी आसान नहीं रहेगी उनके बच्चों की। ये बिल्कुल एक तरह का एक जो जनरेशनल गैप, जनरेशनल पूरा चेंज जो हमें नजर आया है मध्य प्रदेश में, ये अगर शायद पहले कर दिया होता और ये इस तरह का बहादुरी भरा कदम जो है वो उठा लिया होता, और राहुल गांधी ने जो अभी वो जो कदम उठाया अगर पहले उठा लिया होता, तो हो सकता है नतीजे जो हमारे सामने हैं मध्य प्रदेश के, वो पूरी तरीके से बदल गए होते। 2018 में जीत मिली और ऐसा लग रहा है कि 2023 की जीत जो है वो कमलनाथ में थाली में परोस कर वो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान या फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भेंट में दे दी। बिल्कुल ऐसा ही लगा और इसीलिए लोगों को यकीन भी नहीं हुआ जब वो रिजल्ट आए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता राकेश जी की अगर हम इन तीनों राज्यों में देखते हैं हिंदी पट्टी के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है,
जो उन्होंने कठपुतलियां वहां पर बिठाई हैं, जिसको ये कहा जा रहा है कि देखिए एक तरह से सत्ता जो है वो नई जनरेशन के हाथ में जो है वो दी जा रही है, लेकिन इस वो गोदी मीडिया बता रहे हैं, लेकिन इसके इतर देखें तो कठपुतलियां बिठाई गई हैं जो बिल्कुल सर झुकाकर राजा के सामने वही कहें जो वो कहना चाहते हैं। लेकिन ये जिस तरह का परिवर्तन कांग्रेस में नजर आया है, क्या आपको लगता है कि ये काबिलियत देकर और तमाम चीजों को जांच परख कर किया गया है, और वहां पर काबिलियत ये देखी गई कि कौन कितना झुक सकता है और कौन कितना दिल्ली में बैठे उन दो लोगों का कहना मान सकता है? देखिए बुशरा जी, पहले तो आपके उस सवाल का जवाब कि ये परिवर्तन पहले हुआ होता, ये ऐसा हुआ होता तो कुछ परिणाम कुछ और होते। तो हमारे चचा गालिब लिख गए है ना, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता है, तो यूं होता तो क्या होता, हमें पता नहीं क्या होता। जीतू पटवारी या किसी और को पहले कमान दी गई होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अब जो हो चुका है वो सामने है। हो ये चुका है कि कांग्रेस अपनी जीती हुई बाजी मध्य प्रदेश में हार गई है। बाकायदा, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा था, थाली में परोस कर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सौंप दिया मोदी, शाह और शिवराज सिंह को। अब शिवराज सिंह तो कहना नहीं चाहिए, बीजेपी को सौंप दिया। शिवराज सिंह तो बेचारे अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है कि मोदी शाह ने राज्यों में जिस तरह से अपने कठपुतली मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो कौन कितना झुक सकता है, कितना यसमैन साबित होगा, उसको देखकर ये चयन हुए हैं। लेकिन ऐसा भारत की राजनीति में पहली बार नहीं हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में भी ऐसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमने बहुत वो दौर भी देखा है। हमने वो दौर भी देखा है जब राजीव गांधी दक्षिण में किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, एयरपोर्ट पर क्या कह देते हैं। लोग चुने हुए मुख्यमंत्रियों को किस तरह हटाया जाता था। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में, 2 दिन बाद हटा दिए गए, गवर्नर बना दिए गए पंजाब के। ये हमेशा हर पार्टी में होता रहा है, लेकिन ये तब होता है जब केंद्रीय सत्ता बहुत ताकतवर हो। कांग्रेस ने वो दौर अब खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन काल में क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का इकबाल इतना बुलंद था कि वे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंट सकें? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का दौर इतना ताकतवर है कि वे प्रदेशों के अध्यक्षों को या नेता प्रतिपक्ष को कभी भी बदल सकें? पहली बार ऐसा हुआ है। कल की अगर इस नियुक्ति को देखें तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस तरह का अपना जलाल दिखाने की कोशिश की है, और आज के दौर में इसी चीज की जरूरत है। योग्यता अपनी जगह है। अगर हम इस पैमाने पर चलेंगे तो तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं वे कितने योग्य हैं, कितना उनको प्रशासनिक अनुभव है। राजस्थान वाले मुख्यमंत्री तो पहली बार सदन में प्रवेश कर रहे होंगे, पहली बार सदन की सीढ़ियां पार करके वे बैठेंगे और सीधे मुख्यमंत्री की आसंदी पर। कितना प्रशासनिक अनुभव होगा उनको, लेकिन कर दिया फैसला। तो जब आदमी के पास सत्ता होती है तो वो गुजरात और उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंट देता है। पार्टी में चूं की भी आवाज नहीं होती। लेकिन कांग्रेस अभी उस स्थिति में है नहीं। भविष्य कोई नहीं जानता, कल कांग्रेस अगर ऐसी किसी सत्ता में होगी, इस तरह की एक छत्र ताकत राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री के पास होगी तो शायद वो भी ऐसा करने लगेगा। लेकिन असली बात यह है कि इन परिवर्तनों के बाद आपने जो भी प्रयोग किए हो, आप हासिल क्या कर पा रहे हैं? कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद आप फिर शून्य पर खड़े हैं, 3 राज्य गंवाकर अब आप फिर प्रयोग कर रहे हैं। तो जो चीजें जिस समय की जानी चाहिए, जब पार्टी वो नहीं करती है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है और वो धीरे धीरे कांग्रेस हो जाती है। फिलहाल कांग्रेस को थोड़ा सा भाजपा बनने की जरूरत है, सिर्फ संगठन के स्तर पर, लेकिन भाजपा की विचारधारा इत्यादि नहीं। अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह के फैसले करेंगे, संगठन को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो शायद उनका भविष्य सुधर जाए। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। और वो सख्ती के फैसले जिस पर बहुतों को नाराज करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोग पार्टी से भी अलविदा कह दें, इस तरह के तमाम सख्त फैसले बिल्कुल। लेने होंगे। G20 की भी हमें याद है कि किस तरह से वो ग्रुप जो बना था, से जो लीडर्स थे नाराज होकर जो गए थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो वापस भी आए, अभी कुछ वापस नहीं भी आए हैं। तो वो भी देखना है हमें, कांग्रेस को ये भी देखने की जरूरत है कि उसके पार्टी के भविष्य के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है और किस तरह के फैसले उसे लेने होंगे। यहाँ शिवराज सिंह चौहान की बात करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं राकेश जी। शिवराज सिंह चौहान, हम देख रहे हैं लगातार एक वो सीन था जो शपथ ग्रहण समारोह का था,
जहां पर वो हाथ हिलाते हुए वो नजर आ रहे थे और लग रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था और खासतौर पे सरकारी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ऑल इज वेल, सब कुछ साध लिया गया है। और उसके बाद एक तरह से जो शिवराज सिंह चौहान का अनूठा अंदाज है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है, किस तरह से घायल को बिठाना, हाथ में खून लगा हुआ वो दिखाना, और उसका उस घायल का कहना कि मामा जी आप हमारे साथ हैं, बहनों का उनसे मिलना, अपने बायो में मामा भैया लिख देना, टाइगर अभी जिंदा है ये कहना, मैं किसी के साथ सामने हाथ फैलाने से बेहतर समझूंगा मरना, और दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये तमाम चीजें आखिर क्या दिखा रही हैं? किस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? क्या ये दिखा रहे हैं कि आपने जो हासिल किया है वो मेरे बलबूते है, और अब आप देखिए मेरी ताकत ये जनता है, तो आप मुझे दरकिनार नहीं कर सकते? देखिए, मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं। पार्टी आलाकमान मोदी शाह किसी तौर पर ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश की जीत में शिवराज सिंह या उनकी लाडली बहना योजना का कोई महती योगदान है। चुनाव परिणाम के दिन आपने देख लिया था कैलाश विजयवर्गीय किस तरह भड़क गए थे पत्रकारों के ऊपर कि कोई लाडली बहना योजना का इसमें को श्रेय नहीं दिया जा सकता, मोदी जी की वजह से जीते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहां थी लाडली बहना, वगैरह वगैरह। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते आ रहे हैं, तमाम मुख्यधारा के मीडिया के बीच में स्टूडियो में बैठकर कह चुके हैं लाडली बहना का कोई इस जीत में योगदान नहीं है, पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को है। तो ये जो लड़ाई है मोदी शाह और शिवराज सिंह के बीच की, ये श्रेय लेने से ज्यादा भविष्य के लिए अपने लिए जगह बनाने की लड़ाई है, भविष्य में अपने लिए जगह बनाने की लड़ाई है। क्योंकि शिवराज सिंह जानते हैं कि अब उन्हें कोई श्रेय व्रेय तो देने वाला है नहीं, पर्ची खुली और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बन चुके हैं। अब कल क्या करें वे, अपना समय कैसे काटेंगे भविष्य में? मैं लगातार कहता आया हूं उनके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की कुर्सी खाली है, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होने जा रहे हैं, हो गए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उससे संतुष्ट होकर रह पाएंगे? क्या वे बगावत करेंगे? इन प्रश्नों के हमें उत्तर तलाशने हैं। तो नंबर एक, शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी है, वे कितना भी कुछ भी कह लें, कितनी भी बार वे कह लें टाइगर अभी जिंदा है, मामा भैया लगा लें अपने ट्विटर बायो में, वे फिनिक्स की तरह अपनी राख से जन्म फिर से जन्म लेने का दावा करें, लेकिन पार्टी आलाकमान अब उनकी बातों पर कान धरने वाला नहीं है। सिर्फ इतना होगा कि नाम दरोगा भर के लिए उन्हें कोई पद दे दिया जाएगा कि नाम दरोगा रख दिया अब आपका, थाना आपको नहीं मिलने वाला। तो शिवराज सिंह चौहान हो सकता है केंद्र में कृषि मंत्री बन जाए, लेकिन हम और आप जानते हैं बुशरा जी कि केंद्रीय सरकार में शामिल मंत्रियों की हैसियत क्या है। पूरी सरकार पीएमओ चलाता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के सिवा तीसरे नंबर का कौन सा ऐसा मंत्री है जो अपने मंत्रालय में फैसले अपने विवेक से कर पाता हो? तो शिवराज सिंह चौहान जानते हैं इस बात को। मैंने जो दो प्रश्न पूछे, दूसरा प्रश्न क्या वे बगावत कर सकते हैं? आज की तारीख में मोदी शाह की भाजपा में बगावत करने का साहस किसी में नहीं है, क्योंकि मोदी शाह की सरकार अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है। मोदी शाह की सरकार में ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, एनआईए है, ये सारे जो घटक दल हैं, इनके डर के मारे किसी की दम नहीं है कि मोदी शाह के खिलाफ झंडा उठा ले। अटल आडवाणी का दौर और था जब शंकर सिंह बाघेला, कल्याण सिंह, उमा भारती ये सब बगावत करके पार्टी से बाहर आए, अपने अपने दल बनाए, अपनी पार्टियां बनाई और फिर पुनर्भूषण को भव दोबारा पार्टी में पहुंच गए। लेकिन आज अगर शिवराज सिंह चौहान एक भी ऐसा कदम उठाएंगे तो अगली ही सुबह ईडी सीबीआई विशेष विमान से विदिशा बुधनी के लिए रवाना हो जाएगी। ये जो डर है, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता बीजेपी में कोई बगावत कर सकेगा। और थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़ी बहुत अनियमितताएं तो जो आदमी 16-17 साल मुख्यमंत्री रहा है, थोड़ी बहुत नहीं उससे तो बहुत हुई है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक व्यापम की फाइल ही तो दोबारा खोलनी है मोदी शाह को, उसके बाद तो रात भर नींद नहीं आएगी शिवराज सिंह चौहान को, ये सारे फिल्मी डायलॉग भूल जाएंगे। और माननीय मोदी जी, माननीय शाह जी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं अगले 15 दिन इस बात को देखने के लिए जरूरी है कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या है। हो सकता है उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाए, महासचिव बना दिया जाए, उसके बाद उनसे कह दिया जाए लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी है, आप चुनाव प्रचार करिए, स्टार प्रचारक बना दिया जाए। लेकिन दिल्ली दरबार में 2024 के लिए माननीय नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने लायक शिवराज सिंह को अब नहीं छोड़ा जाएगा।
और तो और मोदी के बाद हुई आफ्टर मोदी 2025-26 संघ के शताब्दी समारोह के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि मोदी जी कहें कि मैं तो अब परम ब्रह्म होने वाला हूं, पर ब्रह्म होने वाला हूं, मैं तो संन्यास ले रहा हूं, हिमालय चला जाऊंगा, मैं तो रामकृष्ण परमहंस होना चाहता हूं और मेरे बाद अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, तो अमित शाह की राह के रोड़े भी मोदी जी इसी पहली फुर्सत में सरका रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है 4 बार का मुख्यमंत्री, 16-18 साल मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो मुझे ऐसा लगता है उनको इस लायक नहीं छोड़ा जाएगा कि वे 2024 या 25 में गर्दन उठाकर आवाज लगा सकें कि मैं भी हूं, मैं हूं ना। ये कहने लायक शिवराज सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बगावत वे कभी नहीं करेंगे। जी बुशरा जी। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ विपक्ष की जो उनकी पार्टी में जो बड़े से बड़े नेता हैं, उन सबकी फाइलें भी उनके पास मौजूद हैं और लगातार यही बात वसुंधरा के लिए भी कही जा रही है। वसुंधरा के जो बेटे हैं, उनका भविष्य अधर में लटक सकता है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि चाहे कितना ही नाराज हो स्टेज से आप एक तरह से रुहासू नजर आए कि बिल्कुल आप आंसुओं में हैं, छुए नजर आए जब आपको पर्ची पकड़ाई जाए, आप किसी भी तरीके से अपनी ताकत का मुजाहिरा करें, आपके कितने ही एमएलएज आपके घर में आए और आप सब की कोशिश करें, लेकिन होगा वही जो मोदी और शाह चाहेंगे। आप यहाँ पर संघ भी नहीं बल्कि मोदी और शाह तक ही सीमित होकर ये तमाम चीजें रह गई हैं और यहाँ सिर्फ मोदी के ही नहीं बल्कि अमित शाह के भी राह के रोड़े जो है वो हटाए जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड सवाल नहीं है क्योंकि ये सवाल कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। और आप तो राजनीति के जो है इन तमाम पक्षों के माहिर हैं। राकेश जी, क्या आपको लग रहा है अभी सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो है योगी आदित्यनाथ? और क्या आपको लग रहा है कि जो जनवरी में जब राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, जिसका अभी पूरा का पूरा अभी हमें देखना है कि उससे विपक्ष कैसे पार पाएगा, इंडिया गठबंधन कैसे पार पाएगा, उसके पास क्या कुछ है इसकी काट के लिए और कैसे मीडिया उसको सब कुछ करेगा, वो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि योगी आदित्यनाथ को क्या जगह दी जाती है, क्योंकि हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ, दोनों ने अपनी अपनी तरफ जो है मुंह मोड़ लिया। तो आपको लगता है अब ये बस आखिरी रोड़ा बचा है और आपको लगता है कि उनको लेकर भी कोई प्लानिंग चल रही होगी या उनके साथ ऐसा कुछ कर पाना जो 3 राज्यों में हुआ है वो नहीं किया जा सकता, उतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ संघ से नहीं आते हैं, तो ये भी उनकी एक अलग तरह की छवि है। और किस तरह से मनोज सिन्हा की ताजपोशी होने जा रही थी और कैसे वो ताज छीन कर उन्होंने अपने सर पर पहना है, वो सब भी देखने वाली बात है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ से पार पाना मोदी शाह के लिए बहुत आसान तो नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की तो अपनी पार्टी थी शुरू में, वे संघ की परंपरा से नहीं आते हैं। उनका तो हिंदू वाहिनी ऐसा कुछ करके संगठन था बहुत बड़ा, समानांतर। माने देखा जाए तो संघ के समानांतर, बीजेपी नहीं, संघ के समानांतर उन्होंने अपना एक संगठन खड़ा कर रखा था और आज भी होगा वो। उनके जो तेवर हैं, कट्टरपंथी जो तौर तरीके हैं, उसको लेकर अब जो हिंदू जनमानस है उत्तर भारत का खास तौर से, उसमें उन्होंने अपनी एक खास जगह बना ली है। मोदी शाह के लिए वे खतरा बन सकते हैं, ये बात मोदी शाह जानते हैं। पिछले इतने सालों से, जब से वे मुख्यमंत्री हैं, जब जब मौका आया वे आंखें तरेरते रहे। आपको याद होगा एक कोई शर्मा जी थे, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात आई थी, योगी आदित्यनाथ ने अंततः उन्हें नहीं बनाया। बीच में और खींचतान चली थी तो वे संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह वगैरह से, सरसंघ चालक तो नहीं, सह कार्यवाह इत्यादि से मिलने से भी बचते रहे थे योगी आदित्यनाथ। यानी उन्होंने जानबूझकर उनसे मंजूर नहीं किया। तो अब असली चुनौती मोदी शाह की यह है कि योगी आदित्यनाथ से किस तरह निपटा जाए, क्योंकि बहुत बारीक तरीके से काम लेना पड़ेगा। अगर खुलकर उनके खिलाफ कोई मोर्चा खोला गया, खुलकर ये कोशिश की गई कि उन्हें कुर्सी से बेदखल किया गया उत्तर प्रदेश की, तो शायद जो हिंदू सेंटिमेंट है वो आहत हो सकता है। मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ से खतरा महसूस कर ही रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन फिलहाल उसके लिए 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गेटवे ऑफ दिल्ली तो लखनऊ से होकर जाता है, हाईवे ऑफ दिल्ली तो वाया लखनऊ है ना। लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की इतनी सारी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और वहां का जो मुख्यमंत्री है उसे अगर आप इस वक्त डिस्टर्ब करेंगे,
इस वक्त अगर उसे छेड़ेंगे तो उसका खामियाजा आपको अप्रैल मई में भुगतना पड़ सकता है। तो पहला लक्ष्य तो मोदी शाह का यह है कि 2024 में उपयोग कर लिया जाए योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद देखा जाएगा। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, हैट्रिक लगाई, जैसा कि वे कह चुके हैं कि ईश्वर ने उन्हें चुना है, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा है कि उन्हें ईश्वर ने ही अवसर दिया है और अगली बार भी लाल किले की प्राचीर से वही संबोधित करेंगे देश को। यानी अभी ना चुनाव हुआ, ना संसदीय दल की बैठक हुई, न पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कोई फैसला किया, न आपके सभी संगी साथी गठबंधन घटक दलों ने आपको अपना नेता चुना, न आप प्रधानमंत्री बने। लेकिन चूंकि कोई टेलीग्राम आप पे आया होगा ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपने बता दिया देश को कि तीसरी बार भी आप ही लाल किले की प्राचीर से संबोधित करेंगे। उस दिन तक का इंतजार मुझे लगता है मोदी जी करेंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी शिवराज सिंह या वसुंधरा राजे जैसा हो सकता है। उसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, राजनीतिक तौर तरीके अपना सकते हैं। वे कौन से तरीके होंगे ये देखने के लिए हमें मई के आखिरी हफ्ते का इंतजार करना होगा। जी वशिष्ठ जी। जी, बिल्कुल उसका इंतज़ार करना होगा, लेकिन जनवरी में जो अयोध्या में होगा, उसमें भी बहुत सारी मैसेजिंग होगी। उसमें भी बहुत पता बहुत चल बड़ा जाएगा मामला कि है। योगी आदित्यनाथ को क्या अहमियत उस वक़्त दी जाती है, स्टेज पर वो कहाँ और किस तरह से बैठते हैं और इस पूरा जो इवेंट होगा, इसमें वो क्या करते हुए नज़र आते हैं, इससे भी बहुत कुछ पता चल जाएगा कि मोदी शाह की दरअसल प्लानिंग क्या है। लेकिन देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस ने बदलाव किया है, उससे क्या उसको हासिल होता है और किस तरह से वो संगठन को और मजबूत करते हैं। ऐसे में जब हो सकता है, अब जब कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बहुत डाउन है, लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा की जो प्लानिंग हो रही है जनवरी में, कहा जा रहा है कि शायद दूसरे हफ्ते में से शुरू होगी और गुजरात से इसकी शुरुआत हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा की। तो क्या पहली वाली भारत जोड़ो यात्रा के तहत ही क्या ऐसा ही एक तरह से जो इमेज एक तरह से खड़ी हुई थी राहुल गांधी की, जो बदलाव पूरा आया था, क्या फिर से एक तरह का वो जोश कार्यकर्ताओं में आ पाएगा इस हार के बाद? ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी तमाम राय के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो देखना ये होगा कि क्या मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी एक बदलाव किया गया है, जो चेहरा है उनको लाया गया है, लेकिन क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या युवाओं को कमान दी जाती है? क्या वहां पर भी बदलाव किया जाता है? क्या सचिन पायलट को कमान दी जाती है कांग्रेस की तरफ से? और क्या अब हमें राहुल गांधी वाली जो युवा वाली जो कांग्रेस है, क्या हमें वो नजर आएगी 2024 से पहले? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।